क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यंत ठंडे जगहों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे चला जाता है, वहां गहरे झीलों में मछलियां जीवित कैसे रह जाती हैं? प्रकृति के इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ में हम फिजिक्स का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बेसिक प्रिंसिपल को समझते हैं कि आखिर प्रकृति में ऐसे क्या नियम हैं जो मछलियों को -20 -30 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बावजूद भी बचा ले जाती हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये बोध होना चाहिए कि जब आप किसी कंटेनर में पानी को गर्म होने के लिए रखते हो तो पानी किस वजह से आसानी से गर्म हो जाता है। जी हाँ, पानी की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। जैसे आपके घर में जो ईंट की दीवार है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी पुअर होती है, बाहर की गर्मी बहुत आसानी से अंदर नहीं आ पाती। ठीक उसी प्रकार पानी की थर्मल कंडक्टिविटी भी काफ़ी पुअर होती है। ये फ्लेम कंटेनर को गर्म करता है और कंटेनर नीचे के पानी को गर्म कर देता है, पर ऊपर के पानी तक इस हीट को पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि ये जो पानी की मोटी दीवार है इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी पुअर है, कम है। परंतु कन्वेक्शन नाम की एक घटना यहाँ पर पानी के गर्म होने के प्रोसेस को काफ़ी फास्ट कर देती है और आपकी चाय महज 5 मिनटों में बन जाती है। यहाँ पानी जो फ्लेम के काफ़ी क्लोज है वो गर्म हुआ। गर्म पानी एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होने से इसकी डेंसिटी कम हो गई, ये हल्का हो गया और ये हल्का पानी बॉयंसी की वजह से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो जो पानी नीचे है वो गर्म हुआ, गर्म होकर एक्सपैंड हुआ, हल्का हुआ और ये पानी ऊपर की तरफ चलने लगता है। जब यहाँ से पानी ऊपर गया तो नेचुरली रिलेटिवली कोल्ड वाटर जो ऊपर में है, इसके पोजीशन को, इसके खाली किए गए स्थान को ऑक्यूपाई करने के लिए नीचे आता है और इस प्रकार का एक कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है। पानी गर्म होकर ऊपर जा रहा है, रिलेटिवली ठंडा पानी नीचे आ रहा है। तो एक प्रकार से एक मथनी जैसी चल रही है, एक स्टीयरिंग मैकेनिज्म है जो पानी को यूनिफॉर्मली हीट कर देता है। बिल्कुल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पानी का बिहेवियर बहुत सारे सब्सटेंसेस से थोड़ा अलग है। इस मामले में नॉर्मली किसी भी सब्सटेंस को हम गर्म करते हैं, वो एक्सपैंड होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। पानी के साथ भी आमतौर पर ऐसा ही होता है, परंतु 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच में पानी के साथ ऐसा नहीं होता। 0 डिग्री से टेम्परेचर जब आप 1, 2, 3, 4 करते हो तो गर्म होने के बावजूद पानी एक्सपैंड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी डेंसिटी घटती नहीं, बढ़ती है। जी हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो एक तो कन्वेक्शन का मैकेनिज्म और दूसरा ये फैक्ट कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये दोनों चीज़ें मिलकर मछलियों को बहुत कम टेम्परेचर होने के बावजूद बचा ले जाती है। आइए समझते हैं कैसे। कल्पना कीजिए कि हिमालयन रीजन में ये एक बहुत ही गहरा झील है। जी हाँ, शैलो वाटर लेक अगर होगा तो शायद मछलियां नहीं बच पाएंगी, पर अगर ये डीप लेक है, काफ़ी गहरा झील है, तो मछलियां निश्चित रूप से बच जाएंगी। तो मानते हैं कि हिमालयन रीजन में एक डीप लेक है और लेट अस से अभी समर सीजन है, विंटर का आगाज़ अभी नहीं हुआ है और एटमॉस्फेयर एज वेल एज लेक के पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो बाहर जो व्यक्ति खड़े हैं वो भी 10 डिग्री सेल्सियस पे हैं, इस झील में जो मछलियां हैं वो भी 10 डिग्री सेल्सियस पे हैं। पर सर्दियों का मौसम अब आ ही चला है और एक दिन सुबह नॉर्दर्न रीजन से ठंडी हवा का झोंका आया
और लेट अस अज्यूम कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस हो गया। एक दिन आप सुबह सोकर उठे, आपने देखा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस हो गया, पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे है। पर वेट कीजिए, शायद दोपहर ढलते शाम आने के पहले पहले ये पूरा पानी भी 6 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। जी हाँ, फिर से कन्वेक्शन अपना काम करेगा। कैसे? 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी और यहाँ 6 डिग्री सेल्सियस पे पानी। एटमॉस्फेयर के इमीडिएट कांटेक्ट में जो पानी की टॉप लेयर है वो 6 डिग्री सेल्सियस पे आ गई। 6 डिग्री सेल्सियस पे पानी ज़्यादा घना होगा 10 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में, और ये घना पानी चूंकि ये भारी है तो ये नीचे आना चाहेगा और यहाँ से जो हल्का पानी है वो उसकी जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए ऊपर जाएगा। तो नेचुरली यहाँ फिर से एक कन्वेक्शन मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हो जाएगा और कुछ घंटों में ये पूरा तालाब का पानी, तालाब बोलना गलत है, झील का पानी 10 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। 6 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि एक दिन ठंडी आ रही है और टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। पानी 6 डिग्री पे था, अगले दिन सुबह उठे, सर्दी बढ़ गई, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर 4 हो गया। क्या आज वो मथनी चलेगी? आंसर है हाँ, आज भी वो स्टीयरिंग मैकेनिज्म चलेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस जो टॉप लेयर का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सबसे डेंस वाटर डेफिनेटली नीचे जाना चाहेगा और रिलेटिवली लेस डेंस वाटर जो कि यहाँ नीचे में है ये डेफिनेटली ऊपर जाना चाहेगा। तो ये जो नॉर्मल कन्वेक्शन का स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, मिक्सिंग अप है, ये तालाब झील का पानी थोड़ी देर में यूनिफॉर्मली मिक्सअप होके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि नेक्स्ट कुछ दिनों में जब ये तालाब नहीं भाई, ये झील 4 डिग्री सेल्सियस पे है और अचानक सर्दी बढ़ गई, नॉर्दर्न रीजन से बहुत ठंडी हवा का झोंका आया और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। सुबह सुबह एज्यूम करते हैं कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का 0 हो गया। अब क्या आज वो मिक्सिंग होगी? वो स्टीयरिंग मैकेनिज्म आज काम करेगा क्या? आंसर है नहीं। क्यों? 4 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी आया था उस दिन उसकी डेंसिटी मैक्सिमम थी, ऊपर का टेम्परेचर 0 हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये पानी नीचे आ जाएगा। क्यों? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर का बिहेवियर दूसरे सब्सटेंसेस से ऑपोजिट है, एनोमलस बिहेवियर है। 4 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो टेम्परेचर जब ऊपर के पानी का 4 से 0 हुआ तो भारी नहीं हुआ, उल्टा वो हल्का हो गया। तो हल्का है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे क्यों आएगा? तो वो जो कन्वेक्शन का मैकेनिज्म था वो ठप हो गया आज से। तो यहाँ जो रिलेटिवली गर्म पानी है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये ऊपर नहीं आता और आज मिक्सिंग नहीं होगी। आज शाम के 7 बजे भी अगर आप गहरे पानी में डाइव मारना जानते हैं और इस लेक में डाइव मारेंगे तो आपको बाहर खड़े लोगों की तुलना में काफ़ी अच्छा लगेगा। बाहर खड़े लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं, आप यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे घूम सकते हैं। मछलियाँ आपको मुंह नहीं चढ़ाएंगी, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे हैं, आप भी 4 डिग्री सेल्सियस पे हैं। पर बाहर है खड़े लोगों को आप और आपकी साथी मछलियाँ मुंह चढ़ा सकती हैं। ओके, लेट अस अज्यूम कि ठंडी और बढ़ी और किसी दिन जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर सब 0 चला गया, 0 के नीचे चला गया। एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं सीधा, -10 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो गया तो जो ऊपर की पानी की लेयर है वो फ्रीज होने लगेगी, तो बर्फ की पपड़ी जमने लगेगी, ऐसा कह लें। तो ये बर्फ की एक थिन लेयर है, ऐसा एज्यूम कीजिए। इस समय झील काफ़ी गहरा है, नीचे पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे है, क्योंकि जिस दिन से ये टेम्परेचर 4 हुआ है, जिस दिन यहाँ का पानी 4 पे आया, वो सबसे भारी पानी है, वो नीचे ही रहेगा। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर
जिस दिन 0 के नीचे गया तो ये बर्फ की पपड़ी जो जमनी शुरू हुई, इसके थ्रू हीट का ट्रांसमिशन शुरू हुआ। यहां मैं आपको बता दूं कि बर्फ की थर्मल कंडक्टिविटी पानी से लगभग 5 गुना ज्यादा होती है। ठीक सुन रहे हैं आप। इतना ही मोटा पानी का लेयर इमेजिन करो और ये बर्फ की लेयर इमेजिन करो। दोनों किनारों पे, दोनों सरफेसेस पे टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखो तो बर्फ के थ्रू 5 गुना ज्यादा हीट पास होगा एज कंपेयर टू वाटर। आइस की थर्मल कंडक्टिविटी पानी से सिग्निफिकेंटली बेटर है। दूसरी बात, ये जो बर्फ की लेयर है वो काफी थिन है अभी, जबकि हम बात कर रहे हैं एक डीप लेक की। तो ये जो गहराई है बहुत ज्यादा है और जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं ये जो वाटर बॉडी का थर्मल रेजिस्टेंस है वो कहीं बहुत ज्यादा है आइस के इस थिन लेयर के रेजिस्टेंस से। जो रेजिस्टेंस है वो एल के थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थिकनेस कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, गलत बोल गया मैं। जो रेजिस्टेंस है वो थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली नहीं। तो ये थिकनेस अगर पानी की ज्यादा है तो इस वाटर बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, रो एल बाई ए, या उसको आप एल बाई के ए लिखते हो, के थर्मल कंडक्टिविटी है। तो नेचुरली इस पानी के बॉडी का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो काफी बड़ा है। यहां से हीट का फ्लो 4, यहां टेम्परेचर 0, यहां 0 क्यों है इस पे भी आता हूं अभी। यहां टेम्परेचर 4, यहां 0, यहां से यहां हीट का फ्लो होगा हॉट से कोल्ड एंड की तरफ, पर बीच में जो बॉडी है वाटर की उसका थर्मल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, बहुत स्लो रेट से हीट का फ्लो होगा। जबकि ये जो आइस की पपड़ी है उसकी थिकनेस कम है, उसकी कंडक्टिविटी भी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। यहां से यहां जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो काफ़ी फास्ट होगा। ठीक, पर्टिकुलरली उस समय जब यहां का टेम्परेचर -4 के नीचे चला गया, क्योंकि यहां और यहां का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस 4 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अगर यहाँ -10 है तो यहाँ और यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस भी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस भी कम है, ऑब्वियसली हीट का फ्लो बहुत रैपिडली होगा आइस के थ्रू एज कंपेयर टू कि यहाँ से यहाँ हीट किस रेट से जा रहा है। यहाँ का टेम्परेचर 0 क्यों रहेगा? एक्चुअली जिस दिन टेम्परेचर 0 के नीचे गया, जिस दिन गया, उस दिन पानी के टॉप लेयर से हीट एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर हुआ। पानी के टॉप लेयर का टेम्परेचर 0 से -1 नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है आइस का। वहां पर अगर पानी से हीट आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो पानी सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर -1 नहीं होगा। ये चल रहा है, ये गर्म, ये ठंडा, हीट जैसे ट्रांसफर होता है, यहां जो पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर -1 नहीं होता, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। दैट मीन्स आइस की लेयर यहाँ पे थोड़ी और थिक हो जाती है। तो आई होप कि आप इस मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। सिग्निफिकेंटली लंबे समय तक अगर ये सब जीरो टेम्परेचर यहाँ बना रहे तो आइस की थिकनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगती है। यहाँ जो मौजूद मछलियाँ हैं उनके सिर पे खतरा मंडराने लगता है, लेकिन फिर भी जो मछलियाँ इस यहाँ पे हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ऐश कर रही हैं। दोस्तों, आप बाहर ठिठुर रहे हो -10 पे। हाँ, ये आइस की थिकनेस बढ़ती जा रही है और मछलियों में आपसी चर्चा शुरू हो जाती है कि अब हम गए, पानी तो बचेगा ही नहीं लग रहा है। लेकिन नेचर इज अमेजिंग। काफी समय बीत चुका है एंड द फैक्ट इज कि समर सीजन लौट आया है, और समर सीजन जैसे ही आया ऊपर से आइस मेल्ट होना शुरू हो गया और मछलियों ने चैन की सांस ली। हाँ, जो मछलियाँ बहुत ही शैलो वाटर में थीं वो पूरा वाटर शायद फ्रीज हो गया होगा और उनकी जिंदगी नहीं बची होगी। इससे पहले कि मैं आपसे एक फिजिक्स के क्वेश्चन पे चर्चा करूं, उससे पहले मैं आपको याद करा दूं, SBT ऑनलाइन पब्लिशर का नाम है और ये बुक ऑनलाइन अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और बुक्सकेप नाम की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मेरी थ्योरी बुक्स आप बच्चे पढ़ें, वो मोस्ट सिस्टमेटिक बुक हैं और आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में एक्सपर्ट बनाने के लिए
पर्याप्त हैं। सोचते कैसे हैं, आप उन बुक्स को पढ़ के सीखेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। दूसरी बात, जेई 2026 के लिए, जेई मेन एज वेल एज एडवांस के लिए मैंने अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आप में से कई लोग ये जानते हैं, और आप सभी लोग प्ले स्टोर पे इस ऐप को डाउनलोड करके मेरे उस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। ये कोर्स की बेसिक कुछ क्लासेस मैं जनवरी और फरवरी में भी लूँगा, और मिड मार्च के बाद से जब आपकी 11th क्लास के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तब फुल फ्लेजेड इस कोर्स को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप 11-12 दोनों के कोर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आप वीक में 5 दिन मेरे साथ पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको लेक्चर्स के अलावा होमवर्क भी दिया करूंगा। इस कोर्स की डिटेल्स आप इस ऐप को डाउनलोड करके पा सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस ऐप के लिंक दे दूंगा, और कोर्स से जुड़ी हुई अन्य जानकारियां भी दे दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे sbtphysics@gmail.com पे लिख सकते हैं, sbtphysics@gmail.com, या यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी लिखकर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। आइए हम बेसिकली ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर बाहर का टेम्परेचर सब जीरो से कम बना हुआ हो लगातार लंबे समय तक, तो इस लेक में आइस लेयर की थिकनेस टाइम के साथ कैसे चेंज होगी। ये एक रूटीन सा क्वेश्चन है जो बच्चे मोस्टली फार्मूला याद कर लेते हैं। बुक्स में भी कैलकुलेशन के स्टेप्स दिए होते हैं, बट बारीकियों पे आपका ध्यान ले जाने की कोशिश शायद ही कोई करता है। आइए हम पूरी बारीकी से समझते हैं कि आइस लेयर की थिकनेस कैसे बढ़ रही है समय के साथ, और हमने जो एक्सप्रेशन पाया है उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या अजम्पशंस हैं, उन सबको बेहतर तरीके से समझते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है उस लेक का। मान लेते हैं कि बाहर का टेम्परेचर -θ डिग्री सेल्सियस है। ये आइस की लेयर है जिसकी थिकनेस किसी टाइम पे x हो चुकी है। बाहर का टेम्परेचर -θ, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, आइस लेयर के ठीक नीचे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो यहाँ के पानी से भी हीट कंडक्ट होकर यहाँ तक तो जा ही रहा है, पर ये रेट ऑफ हीट फ्लो काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू यहाँ से जो हीट जिस रेट से निकल रहा है। पर हम अपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं इस हीट फ्लो को इग्नोर कर रहे हैं, और वो रियलिस्टिक है क्या? हाँ, 2 कारण हैं उसके। पहला कि ये आइस लेयर की थिकनेस कम है, वाटर की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा डेप्थ उतना बड़ा रेजिस्टेंस। आइस की थर्मल कंडक्टिविटी पानी से 4-5 गुना बेहतर है, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ से जो हीट करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, जो हीट करंट है उसकी तुलना में शायद सैकड़ों गुना ज़्यादा बड़ा हीट करंट यहाँ है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस हीट करंट को इग्नोर कर रहा हूँ अपने कैलकुलेशन में, तो कोई सिग्निफिकेंट एरर तो नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आपके मन में आ सकती है कि ये जो 4 डिग्री सेल्सियस है, ये जब हीट लूज कर रहा है पानी, तो इसका टेम्परेचर 3.9, 3.5 या 3 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं हो जाएगा? होगा, तो अगर हीट लूज करेगा तो होगा ही, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो ग्राउंड है सराउंडिंग, जियोथर्मल एनर्जी पानी को ट्रांसफर हो रही होती है, और वो कंपनसेट हो जाता है कहीं ना कहीं। पर उससे भी बड़ी मोटी बात यह है कि ठीक है, टेम्परेचर का वेरिएशन तो डायनामिक है यहाँ पे सिचुएशन। अगर आप देखें लेयर बाय लेयर, जैसा आप थर्मल कंडक्शन में पढ़ते हैं, यहाँ टेम्परेचर 4 है तो यहाँ 3.5 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2.5 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0.5 होगा, यहाँ 0 होगा। ऐसा टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो टेम्परेचर जब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग, ऐसा बोलूँ 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो कहीं भी हो, वो यहीं आ जाएगा। हीट का फ्लो हो रहा है, अच्छी बात है, यहाँ से ग्राउंड से हीट आ रहा है, पर 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वही सबसे नीचे में रहेगा। तो ओवरऑल मिला जुला के होता यह है कि जियोथर्मल एनर्जी की वजह से नीचे वार्मथ बनी रहती है, टेम्परेचर 4 के आसपास बना रहता है, और हमारा ये एजम्पशन कि हम इस हीट फ्लो को इग्नोर कर दें, ठीक है, जायज़ है, इसमें कोई खास गलती होगी नहीं।
हीट करंट थ्रू द आइस स्लैब, नॉर्मल हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट करंट इज प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई थिकनेस ऑफ द लेयर। तो हम आइस स्लैब की बात कर रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर माइनस थीटा, यहाँ 0 टेम्परेचर डिफरेंस है थीटा। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ का ए मान लेते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी आइस की के मान लेते हैं, और जो आप फॉर्मूले में के ए डेल्टा टी बाई एल लिखते हो, एल की जगह ये एक्स लिखा जाएगा। तो के ए थीटा बाई एक्स डी क्यू बाई डी टी, इस रेट से यहाँ जो पानी है वो हीट लूज कर रहा है किसको, एटमोस्फेयर को, थ्रू आइस। द हीट इज फ्लोइंग थ्रू आइस, राइट। एक dt सेकेंड का इंटरवल है, सेकेंड बोलना ऐसे क्वेश्चन में बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि शायद यहाँ 1, 2, 3 घंटे भी बहुत छोटे समय ही माने जाएंगे। हम यहाँ महीनों की बात कर रहे हैं, बट ठीक है, आप जितना छोटा टाइम इमेजिन करना चाहें कीजिए, क्योंकि कैलकुलस का एप्लीकेशन इसी बात पे बेस्ड है कि एवरीथिंग बिकम्स सिंपलर एट इन्फिनिटी। इतने छोटे टुकड़े कर दो कि इनफाइनाइट पीसेस हो जाए, टाइम के इतने छोटे टुकड़े कर दो कि हर टुकड़ा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम पीसेस है, ठीक है। तो dt सेकेंड एक बेहद छोटा टाइम इंटरवल, उसमें कितना हीट यहाँ से यहाँ क्रॉस किया, dq बाई dt इतना है, इसको dt से मल्टीप्लाई किया, dq की वैल्यू दिस इंटू dt। इतना हीट जब यहाँ से यहाँ निकला, उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि यहाँ पर ये जो पानी की एक लेयर है, छोटी सी, बहुत ही पतली सी, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल थिकनेस की पानी की लेयर फ्रीज हो गई, आइस बन गई। क्यों? ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, उसमें से अगर हीट निकला तो वो फ्रीज हो जाएगा। तो अगर dt टाइम इंटरवल में इतना हीट पानी से निकला बाय वे ऑफ कंडक्शन, तो इसकी वजह से dm मास ऑफ वाटर मान लेते हैं फ्रीज हो गया। तो 1 ग्राम पानी को फ्रीज किया अगर आपने, तो उसमें से कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया, LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगर dm मास ऑफ वाटर dt टाइम में फ्रीज हो गया, तो उसमें से कितना हीट एक्सट्रैक्ट हुआ, dm इंटू LF। LF इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। तो यहां से हीट निकला dt समय में इतना, उससे dm मास ऑफ वाटर फ्रीज हुआ, तो दिस dq जो हीट निकला उसकी वजह से dm मास ऑफ वाटर फ्रीज हुआ। तो ये जो dq मैंने लिखा है dm इंटू LF, ये नंबर और ये नंबर दोनों तो सेम ही चीजें हैं, दोनों सेम हीट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो लेट अस इक्वेट बोथ ऑफ देम। मैंने यहां लिखा है कि दिस इज इक्वल टू dm इंटू LF। dm कैसे लिख रहा हूं, देखिए, मैं मानता हूं कि इस dt सेकेंड के इंटरवल में आइस लेयर की जो थिकनेस है ये यहां पे dx बढ़ गई। तो ये जो dm मास ऑफ वाटर फ्रीज हुआ, ये dm मास ऑफ वाटर कितना है जरा देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस dx, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट हैज फ्रोजन इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मास ऑफ वाटर दैट हैज फ्रोजन इंटू LF, दिस इज इक्वल टू के ए थीटा एक्स इंटू dt, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द एटमोस्फेयर। अब ये सिंपल है, इसको आप वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, x को इधर कर दीजिए, dt को इधर रहने दीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो टाइम चेंजिंग फ्रॉम 0 टू t, हम ऐसा मान लेते हैं कि जिस दिन आइस लेयर की थिकनेस x1 थी, x1 इज अ नंबर, मे बी 20 सेंटीमीटर, जिस दिन x1 थी उस दिन टाइम 0 था, जब थिकनेस x2 हो गई मे बी 35 सेंटीमीटर, उस दिन टाइम t है। ये इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 टू t, ये इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट an expression for t which tells you how much time it will take for thickness to grow from x1 to x2. Here it is very important to notice that this answer does not depend on cross-sectional area. Obviously, the amount of heat flow is proportional to cross-sectional area, and if the dx thickness of water freezes, then the mass of water that has frozen, that is also proportional to cross-sectional area. So as you can see from both these sides, cross-sectional area gets cancelled out. That is one important thing, right? And second important thing, which is very interesting to note, obviously, if the thickness of ice layer becomes significantly high, if this thickness becomes very high, then actually the rate of growth of thickness will become smaller. Rate of growth of
thickness will become smaller. Can you see that? We will assume that, just for the sake of simplicity, removing the ambiguity, though it does not depend on cross-sectional area. Just imagine कर लो कि यूनिफॉर्म ही cross-sectional area है. पर मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरी बात बोल रहा हूँ. If the thickness becomes higher, the resistance of this ice slab becomes higher. L by Ka. L by Ka. नहीं, L क्या है? ये थिकनेस. L by K क्या है? रेजिस्टेंस है इसका, आइस स्लैब का. तो जब ये थिकनेस बहुत बढ़ गया, L लिखते हो इसलिए L बोल रहा हूं, मैं यहां X बोल रहा हूं. जब ये थिकनेस बहुत बढ़ गया तो इस आइस लेयर की थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई. और अगर हम सेम टेम्परेचर डिफरेंस एज्यूम करते हैं तो हीट करंट, जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, बहुत छोटा हो गया. अगर रेट ऑफ हीट फ्लो छोटा हो गया तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर विल गेट फ्रोजन in a given time interval. So the process itself is getting slower as the thickness of ice layer goes on increasing. I hope this concept has been well understood by all of you. आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप मेरी बुक्स को पढ़ें, फॉलो करें. उसमें ये सब बातें मैंने जितने डिटेल में बताई उससे भी ज़्यादा डिटेल में लिखी हुई हैं. आपको काफ़ी मदद मिलेगी. गुड बाय. See you in the next video.